हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए दोस्तों, पुनः आप लोगों को स्वागत है सोनी क्लासेज में। और आज की क्लास 10th क्लास के लिए होने वाला है केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण की हम बात कर रहे हैं। ध्यान से देखो, बंद करो उसको, बता रहे एकदम ध्यान से सुनना। अगर बात करें रासायनिक अभिक्रिया, तो जीवन में देखो हम लोग देख रहे हैं बहुत सारा परिवर्तन हो रहा है। देखो, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है ना, रासायनिक परिवर्तन होता है। यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन है। परिवर्तन तो होबे करेगा। परिवर्तन में कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। देखो, जो हमारा परिवर्तन होता है मूल रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है रासायनिक परिवर्तन और एक होता है भौतिक परिवर्तन। देखो, हम जीवन में, दैनिक जीवन में बहुत सारे कार्य करते हैं। जैसे जब हम भात को बनाते हैं, तो जब भात को बनाते हैं तो पहले वो चावल रहता है। चावल को जब हम भात बनाते हैं तो देखना, जब हम उस भात को बना लेते हैं, फिर उसको हम किसी धूप में रख देंगे या उसको छोड़ देंगे कुछ समय के लिए, तो देखना वो पुनः हमको चावल के रूप में मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो वही हुआ, देखो भौतिक परिवर्तन हो गया। यानी जब चावल को हमने बनाया, चावल से जब हम लोग क्या बना दिए? भात बना दिए। जब भात को पुनः हम लोग रख देंगे कुछ समय के लिए, तो वो पुनः क्या बन जाएगा? चावल। तो देखो, पहला रूप से तो बदल गया, फिर वो पहला रूप में आ गया कि नहीं आ गया? तो हम बोल सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन। हमने बताया तुम सबको कि परिवर्तन कौ प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, और दूसरा बताया कि हो गया हमारा भौतिक परिवर्तन। देखो, हमने बताया जैसे चावल से हम क्या प्राप्त करते हैं? भात। और भात को पुनः जब हम लोग कुछ समय के लिए छोड़ देंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? चावल। तो देखो, ये पहला रूप हुआ उसका। नहीं, चावल जो था, चावल, देखो चावल जो था वो उस पदार्थ का पहला रूप था, और जब भात बना दिए तो पदार्थ का दूसरा रूप हो गया, इसको बोलते हैं भात। जब इसको बना दिए तो दूसरा रूप हो गया। तो देखो, फिर इसको जब हम कुछ समय के लिए रख दिए तो हमको पुनः क्या प्राप्त हो गया? चावल। तो देखो, हम इसका अगर परिभाषा की बात करते हैं तो हम कैसे निकाल सकते हैं? तो देखो, क्या हुआ कि जब कोई पदार्थ पहली अवस्था से दूसरी अवस्था में हो जाता है, पुनः दूसरी अवस्था से किस अवस्था में जाता है? इसी परिवर्तन को बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। देखो, हम बताए दैनिक जीवन में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। भौतिक परिवर्तन के क्या होता है दैनिक जीवन में? जैसे देखो, बर्फ है, बर्फ। देखो, जब बर्फ को ठंडा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? बर्फ को जब हम देखो गर्म करेंगे या ठंडा करेंगे, जब वायु में छोड़ देंगे तो जल बर्फ प्राप्त होता है। जल। देखो, ये पहला अवस्था था, ये दूसरा अवस्था हो गया। अब फिर जल को हम ठंडा करेंगे, जब जल को ठंडा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? बर्फ। देखो, ये पुनः पहली अवस्था में हो गया। यानी देखो, क्या था? बर्फ जो था पहली अवस्था में था, जब इसको हमने गर्म किया तो क्या हुआ? जल बन गया। अब फिर जल को ठंडा कर दिया तो क्या बन गया? तो देखो क्या होगा, अगर इस उदाहरण की बात करेंगे और इस उदाहरण की बात करेंगे तो दोनों देखो सेम प्रक्रिया हो रहा है। यानी पहली अवस्था से दूसरी अवस्था में और दूसरी अवस्था से पहली अवस्था में। अगर इसको भी देखेंगे तो पहली अवस्था से दूसरी अवस्था में और दूसरी अवस्था से पहली अवस्था में। अगर परिभाषा की बात करेंगे कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि जब कोई पदार्थ पहली अवस्था से दूसरी अवस्था में हो जाए। देखो, जब कोई पदार्थ पहली अवस्था से किस अवस्था में? दूसरी अवस्था में। अब पुनः दूसरी अवस्था से किस अवस्था में? उसी परिवर्तन को क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन में दिक्कत है किसी को भी? नहीं। तो देखिए, भौतिक परिवर्तन हमने आपको बताया। भौतिक परिवर्तन क्या था कि जब कोई पदार्थ पहली अवस्था से दूसरी अवस्था में, देखो हंसो, यहाँ पर कोई कॉमेडी नहीं हो रहा है। देखो, यानी जब कोई पदार्थ पहली अवस्था से दूसरी अवस्था में और दूसरी अवस्था से किस अवस्था में जब हो जाए तो उसी को क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है रासायनिक परिवर्तन। देखो, रसायन के क्या अर्थ होता है? रसायन यानी केमिकल। तो रासायनिक परिवर्तन देखना हम दैनिक जीवन में अपने घर पर नहीं कर सकते हैं। दैनिक जीवन में हम घर पर नहीं कर सकते। उसमें थोड़ा सा हम लोगों को खतरा रहा होता है, क्योंकि उसमें केमिकल वगैरह रहता है। इसमें तो केमिकल नहीं है, तो हम इसका घर पर उपयोग कर सकते हैं। तो देखो, रासायनिक परिवर्तन में हम इसके ऑपोजिट बोल देंगे। अगर बात करें जब लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, चलो
इसको करते हैं लोहे में जंग लगना। देखो लोहा पहले से था, हमको लोहा था पहला रूप। देखो लोहा हो गया पहला अवस्था, ठीक है। और जब लोहा तो हंसो चला आगे चलते, कोई बात नहीं है उसको। देखो लोहा था, मान लोहा है, तो जब लोहा है देखना, जब उसको हम लोग खुला वातावरण में छोड़ देते हैं तो कुछ समय के बाद क्या होता है, उसमें जंग लगता है, जिसको हम बोलते हैं भोजपुरी में मुरझा गया। बोलते हैं कि नहीं, मुरझा गया। तो देखो वही क्या था कि जंगे को क्या बोलते हैं, मुरझाना। तब क्या मुरझाता है, लोहा का मुरझाता है जब उसको वातावरण, खुला वातावरण में छोड़ेंगे तो उस पर देखो क्या क्या लगेगा, एक तो ऑक्सीजन लगेगा और जल वाष्प लगेगा। ऑक्सीजन और जल वाष्प किसी भी लोह पदार्थ को जंग लगाने में महत्वपूर्ण होता है। पूछता है हमारे ऑब्जेक्टिव में कि लोहे में जंग किनकी उपस्थिति में लगता है, तो दो गो की उपस्थिति में लगता है, पहला ऑक्सीजन और दूसरा जल वाष्प। देखो ये मान लो ये हमारा जो शटर देख रहे हो तुम सब, ऑनलाइन को नहीं दिखाई देगा तुम सब, तो देखो जो शटर है अगर हम इसको खुला वातावरण में छोड़ देंगे, जिसे कहीं पर लेके जाके धर दिए, तो देखो जब इसको हम वातावरण में धर देंगे लोहा को, तो क्या होगा, उसको तो ऑक्सीजन भी मिलेगा और उसको क्या मिलेगा, जल भी मिलेगा। जब दोनों मिलेगा तो वो क्या होगा, धीरे धीरे वो मुरझाने लगेगा। जब मुरझाता है तो देखना वहां पर झड़ने लगता है, खत्म होने लगता है। तो देखो लोहा जो था वो पहला रूप में था, जब जंग लग गया तो उसमें दूसरा रूप हो गया, ठीक है। अब जब जंग लग गया, वहां पर झड़ गया, तो अब कहेंगे फिर हमको लोहा प्राप्त करके दो, कर दोगे नहीं। तो यहाँ से या फिर एक और उदाहरण ले सकते हो, दूध से दही बनना, दही बनना। देखो हमारे गांव में बहुत सारे जादू लोग होते हैं जिसको बोलते हैं अहिर, भाई खिसियाना मत। देखो अहिर लोग होते हैं, क्या करते हैं ना, दूध दूहते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसको उनके जो घर के औरतें होती है उसको जमाती है दही के रूप में। तो देखो क्या होता है ना, दही जो बनता है किण्वन प्रक्रिया है, किण्वन प्रक्रिया। पूछता है मेरा बेसिक में कि दूध से दही बनना कौन सा प्रक्रिया है, किण्वन। तो देखो पहले दूध था, जब दूध से दही बना दिए, तो हम दूध से दही बना देंगे, ठीक है। लेकिन कोई आ जाएगा बकलोला कहेगा कि अब हमारे दूध दही क्या बना दिए, अब हम सो दही जो है हमको दूध बना के दो। मान लो हमको कोई दिया दूध, कहा कि भैया तुम इसको क्या करो, दही बना दो। अब कोई बकलोला आया कह रहे कि तुम हमारे दूधवा को कहे दही बना दिया, अब हमको क्या दो, दूध बना कर दो। क्या बना सकते हैं, नहीं बना सकते। ये सब हमारा क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन। यानी जब इसके परिभाषा की बात करेंगे हम लोग तो बोल सकते हैं कि जब कोई पदार्थ पहली अवस्था से दूसरी अवस्था में तो हो जाएगा, निश्चित है, लेकिन क्या हुआ दूसरी अवस्था से पहली अवस्था में हो जाएगा, नहीं होगा। इसी परिवर्तन को क्या करते हैं, रासायनिक परिवर्तन। फिर से दो, रासायनिक परिवर्तन क्या है कि जब कोई पदार्थ पहली अवस्था से दूसरी अवस्था में हो जाए तथा दूसरी अवस्था से पहली अवस्था में नहीं हो, उसी को क्या कहते हैं। अगर उदाहरण की बात करेगा तो बोल देंगे लोहे में जंग लगना या दूध से दही बनना। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि लोहे में जंग किसके उपस्थिति में लगता है, तो दो की उपस्थिति में लगता है। पहला ऑक्सीजन जिसको बोलते हैं O2 और दूसरा हो जाएगा हमारा H2O जिसको बोलते हैं जंग। ये तो हो गया। अब देखो पूछता है कि दूध से दही बनना कौन सी प्रक्रिया है, किण्वन। दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है, तो किण्वन प्रक्रिया होगा, लेकिन दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक। ये तो डाउट क्लियर है। अब देखो जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें हमारा रासायनिक परिवर्तन होता है। पूछेगा कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा परिवर्तन होता है, रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा परिवर्तन होता है, रासायनिक की भौतिक, रासायनिक। अब देखो जैसे मान लो ऑक्सीजन यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर कैसे देखो कार्बन है प्लस CO2 है, जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, CO2 निश्चित है कि बनाएगा। देखो कार्बन है, जब ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, CO2 जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो जब ये दोनों मिल गया तो बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड। और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड से कर रहे हैं कि अब तुमको क्या करो, कार्बन को अलग करो और ऑक्सीजन को अलग करो, कर देगा, नहीं करेगा। तो देखो पहली अवस्था से दूसरी अवस्था में हो गया, लेकिन दूसरी अवस्था से क्या पहली अवस्था में होगा, नहीं हुआ। इसी को क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन। अब ये भी नहीं समझ में आ रहा तो सुनो, जब मनुष्य होता है, मनुष्य यानी हम भी क्या है, एक मनुष्य। जब हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं, मान लो हम खा लिए क्या, थोड़ा सा चावल, ठीक है, चावल को खा ले लिए,
अब हमको पचा दिए, पेटवा में गया तो क्या होगा, पच गया। अब पेटवा से कहो कि हमको चावल फूलो दो, देगा? देगा नहीं ना देगा। तो क्या होगा, हमारा रासायनिक परिवर्तन होगा। यानी भोजन का पचना भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। श्वसन भी है। देखो ऑक्सीजन को हम ले लिए, ठीक है, मनुष्य क्या करता है, ऑक्सीजन को लिया, अब क्या छोड़ता है, अब तुम मनुष्य से कहो कि तुम छोड़ो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लियो तो क्या छोड़ो, ऑक्सीजन, ये कब संभव है, नहीं। तो श्वसन भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन। ये तो समझ में रहे कि श्वसन, जैसे पेड़ पौधा है वो लिया कार्बन डाइऑक्साइड, अब पेड़ पौधा से कहो कि तुम हमको कार्बन डाइऑक्साइड दो, कदेगा? नहीं देगा। यानी पहली अवस्था से दूसरी अवस्था में हो गया, लेकिन दूसरी अवस्था से क्या पहली अवस्था में होगा, नहीं। उसी को बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, खइबो करेंगे तो क्या करेंगे, दे देंगे। देखना कोई कोई होता है, देखना ऐसे शादी विवाह में जाएगा, ठीक है, शादी विवाह में जाता है तो बूथ दबा के खाता है यहाँ तक से, क्या होता है, उसको ज्यादा खा लेता है तो उसको कई होने लगता है, पचा नहीं रहता है, जिस प्रकार खाया रहता है वो उसी प्रकार के उगल देता है। तो तुमने मांगा उसको उसी रूप में क्या दे दिया, दे दिया कि नहीं दिया जी? अगर थोड़ा हंसो अगर थोड़ा सा लिया रहता, अगर उस पचने ही बार खाया होता तो अगर हम उससे मांगते तो क्या हमको देता, नहीं। यही तो है रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया की अब बात करें हम लोग, ठीक है जी। देखो किसी को भी डाउट है, नहीं। रासायनिक परिवर्तन क्या है, नहीं डाउट है। भौतिक परिवर्तन क्या है, नहीं डाउट। ये दोनों पूछता है रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में क्या अंतर है, तो इसमें दो अंतर लिख देना, कि वो तो परिभाषा लिख देना, एक को उदाहरण लिख देना, वो तुम्हारा हो गया। अब सुनो, अगर बात करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा परिवर्तन होता है तब क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन। ये तो डाउट नहीं है। अब चलते हैं रासायनिक अभिक्रिया की तरफ। किसी को डाउट है, नहीं, तो इसको मिटा दे रहे हैं, तुम लोग बाद में लिख पाते हैं। चलो अब बात करें किसकी तरफ, रासायनिक अभिक्रिया। देखो अगर रासायनिक अभिक्रिया का हम लोग बात करेंगे तो क्या इसको हम घर पर उपयोग करते हैं, नहीं। रासायनिक यानी रसायन होता है, केमिकल होता है, केमिकल को हम घर पर उपयोग नहीं करेंगे, उसको जब भी करेंगे प्रयोगशाला के अंतर्गत करेंगे। तो देखो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है कि कोई पदार्थ होता है, या तो खुद रहेगा या किसी के साथ, जिससे मनुष्य देखना, या तो स्वयं अपने पैर पर खड़ा हो जाता है या किसी के हेल्प लेके अपने पैर पर खड़ा होता है। तो वैसे ही होता है रासायनिक अभिक्रिया में कि जब कोई पदार्थ अकेले या कोई और पदार्थ से क्रिया कर कोई नया पदार्थ का निर्माण करता है, उसी को क्या कहते हैं। जैसे देखो एक उदाहरण ले रहे हैं, H2 प्लस O2, ये मिला दिया H2, ठीक है। अब देखो जब H2 है और O2 यानी हाइड्रोजन के दो भाग और ऑक्सीजन के दो भाग, जब ये दोनों आपस में मिला तो क्या बना दिया, H2O, यानी जल का निर्माण कर दिया। तो देखो हम बोल सकते हैं परिभाषा के तौर पर कि जब कोई पदार्थ अकेले, मान लो अगर H2O है, ये अकेले है कि नहीं है, H2O जो है अकेले है, जब हम इसको तोड़ेंगे तो दो भाग में टूटेगा कि नहीं टूटेगा, H2 प्लस O2। तो क्रिया किया, अकेले भी कर सकता है या दो के साथ भी कर सकता है या दो से अधिक के साथ भी कर सकता है। तो हम बोल सकते हैं परिभाषा के तौर पे कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया कर कोई नया पदार्थ का निर्माण करता है। आप और इसमें एक लाइन जोड़ सकते हैं कि जिसका प्रारंभिक गुण पहले के गुण से क्या होता है, भिन्न भिन्न हो जाता है, बदल जाता है। बोल सकते हैं फिर से, देखिए कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया कर कोई नए पदार्थ का निर्माण करता है, इसी को क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया तो समझ गए, अगर फिर से बता दे रहे हैं, ध्यान से समझिए कि जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य पदार्थों के साथ क्रिया कर कोई नए पदार्थ का निर्माण करता है, इसी को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। अब बात हुआ रासायनिक अभिक्रिया तो आपका यहाँ पर खत्म। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया में कुछ पदार्थ भाग ले रहे हैं और कुछ का निर्माण भी हो रहा है, ठीक है। तो देखिए
ये जो भाग लेता है इसको बोलते हैं अभिकारक, अभिकारक। और जो बनता है इसको बोलते हैं प्रतिफल। देखिए बोल सकते हैं कि अभिकारक और प्रतिफल क्या है। तो देखिए जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, ये जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है इसी को कहते हैं अभिकारक। यानी देखिए यहाँ पर H2 और O2 भाग ले रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग ले रहा है, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम क्या बोलेंगे? अभिकारक। अब जब रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बना है, यहाँ पर देखिए H2O बना है, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रतिफल बोलेंगे जी। तो देखिए अगर परिभाषा की बात करेंगे कि अभिकारक और प्रतिफल किसे कहते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है उसे प्रतिफल। डाउट क्लियर? अब देखिए जो हमारा बात आता है कि रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया की बात करें विशेषता, तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता की बात करें, ठीक है जी। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या होगा? डाउट है तो पूछ सकते हो, ये ना कि वीडियो बन रहा है, वीडियो में भी पूछ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए विशेषता की बात करते हैं, देखिए कोई भी दुनिया में वस्तु रहता है या कोई व्यक्ति रहता है तो उसमें कुछ ना कुछ विशेषताएं होती है, कुछ गुण होता है। अन्य जैसे देखिए टॉपर और कई स्टूडेंट रहते हैं जो पास होते हैं, फेलियर होते हैं, कोई सेकंड भी होते हैं। तो देखिए टॉपर में और उस स्टूडेंट में जब तुलना करेंगे तो उसमें कुछ बहुत ही अंतर है, बहुत ही गुण है कि जिसके कारण वो टॉप कर जाता है, जिसके कारण वह फेल कर जाता है, यानी उसमें तो कुछ विशेषता होगी ना। तो ठीक उसी प्रकार इसमें भी क्या है? विशेषता। पहला है देखिए कि जब कोई, इसमें क्या होता है कि जब अभिक्रिया होती है तो इसमें गैस उत्पन्न होता है। क्या होता है कि जब अभिक्रिया होती है तो क्या होता है? गैस उत्पन्न होता है। तो आप बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या उत्पन्न होता है? गैस के साथ साथ आप बोल सकते हैं कि ऊष्मा भी उत्पन्न होता है। क्यों? मान लीजिए जब यहाँ पर है तो यहाँ पर जब क्रिया हो रहा है तो यहाँ पर थोड़ा सा तो हमको गर्माहट लगेगा, तो गर्माहट लगता है तो उसको बोलते हैं ऊष्मा। यानी रासायनिक अभिक्रिया में गैस और क्या उत्पन्न होता है? ऊष्मा। इसका पहला गुण हो गया, यानी पहला विशेषता हो गया कि रासायनिक अभिक्रिया में गैस और ऊष्मा निकलता है, ठीक है कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या निकलता है? गैस और ऊष्मा। और देखिए दूसरा बात कर रहे हैं तो देखिए इसमें अवस्था परिवर्तन होता है। देखिए पहले कितना बड़ा था अब कितना छोटा हो गया, ठीक है? ये कितना छोटा था ये कितना बड़ा हो गया। यानी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों की क्या होती है? अवस्था बदलता है, उसका आकार बदलता है। देखिए अवस्था बदल रहा है कि नहीं? अवस्था नहीं, उसका आकार। पहले हम थे इतना पतला, अब खा पी लिए तो हो गए इतना मोटा। तो खा लिए तो क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया होगा, तो मोटा गए। पहले मोटा थे इतना, अब थोड़ा सा कसरत करने लगे, हो गए पतला। पहले से तो अवस्था परिवर्तन होगा, क्रिया होगा। पहले थे मोटा हो गए पतला, या फिर पहले थे पतला हो गए मोटा। मोटा, ठीक है। अब देखिए हम बोल सकते हैं कि इसमें क्या होता है? अवस्थाएं परिवर्तित होती है। दूसरा की बात करेंगे तो क्या होता है? अवस्था परिवर्तन होता है। अवस्था परिवर्तन होता है, ठीक है। अगर तीसरा बात करेंगे, इसका तीसरा गुण क्या है, तो देखिए एक अवक्षेप के रूप में बचता है। यानी देखिए ये क्या होगा? कुछ क्रिया होगा तो इसके फल स्वरूप जो बन गया हमको उसको बोलते हैं अवक्षेप। जैसे कागज है, कागज या पुआल है, पुआल, उसको जलाइए, जब जलाइएगा तो देखिएगा राख के रूप में हमको कुछ क्या बचता है। या कोई मनुष्य है, मृत हो जाते हैं, मर जाता है, जब हम उसको शव को जलाते हैं तो देखिएगा हमको कुछ प्राप्त होता है। यानी जल गया तो उसके फल स्वरूप हमको कुछ प्राप्त होता है। आप घर में भी देखे होंगे कि माँ बने क्या होती है, जब गोईठा पर खाना बनाती है, लकड़ी पर खाना बनाती है, तो उसके फल स्वरूप हमको बनता है जिसको बोलते हैं राख, ठीक है। तो वो भी क्या है? अवक्षेप है। तुम बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या प्राप्त होता है? अवक्षेप। तीन को गुण बताए आप लोगों के। पहला बताया कि रासायनिक अभिक्रिया में गैस और ऊष्मा निकलता है। दूसरा बताया कि अवस्था परिवर्तन होता है, और तीसरा बताया कि अवक्षेप बचता है। ये क्लियर है? अवक्षेप बचता है। अब देखिए इसमें और आता है रासायनिक अभिक्रिया, आप समझ गए। अब आते हैं रासायनिक समीकरण पर, यानी कि रासायनिक समीकरण क्या है, आप यहीं से समझ सकते हैं।
आप क्या कर सकते हैं, यहीं से समझ सकते हैं। देखिए कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, रासायनिक समीकरण की जब बात करेंगे हम लोग, किसका, रासायनिक समीकरण, देखिए अगर रासायनिक समीकरण की बात करेंगे तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया हुआ, रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित पदार्थ हुआ हमारा, जब ये पदार्थ हुआ तो हम इसको जिस संकेतों द्वारा दर्शाते हैं, जिस संकेतों द्वारा दर्शाते हैं, इसी को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। एक बात बताइए, भैया पर जो H2 लिखे हैं, H2 ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन है, इसको लिखते हैं हाइड्रोजन, ठीक है। I प्लस है तो इसको लिख दिए प्लस। O2 किसका सूत्र होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। आज जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाता है, जल, जल बना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिल गए तो क्या बन गया, जल। तो अब देखिए अगर हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं और इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन हमने क्या किया, इस प्रकार लिखेंगे तो हमको ज्यादा समय लगेगा, अगर इसको इस प्रकार लिखेंगे तो हमको कम समय लगेगा। एक तो स्थान कम लगेगा, एक तो स्थान, इसको तो देखिए इसको अपेक्षा इसको देखने में हमको सुंदर लग रहा है, प्रिय लग रहा है, इसको लिख रहे हैं अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, अगर इसको लिखे हमको अच्छा लग रहा है कि दिखने में नहीं लग रहा है। तो देखो कि रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को जिस संकेत या सूत्र के माध्यम से हम लोग दर्शाते हैं उसी को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। अब देखो रासायनिक समीकरण के साथ साथ हमने रासायनिक समीकरण का महत्व भी बता दिया कि रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है। हमने बताया कि देखो ये क्या होता है कि रासायनिक समीकरण जो होता है उसको लिखने में हमको कम समय लगता है। पहला तो ये हो कि रासायनिक समीकरण में क्या होता है, कम समय लगता है लिखने में, और उसको देखो वो हमको देखने में कैसा लगता है, सुंदर लगता है, अच्छा लगता है। दो विशेषता बता दिए, इसका महत्व बता दिए कि जो रासायनिक समीकरण होता है इसमें क्या होता है कि स्थान भी कम लगता है जी। एक तो दिखने में भी बढ़िया लगेगा और जब लिखेंगे उसको तो कम समय लगेगा। यानी किसी को भी डाउट है नहीं? बोलो मतलब जैसे शॉर्टकट में लिखेंगे ना तो इंक ना बचेगा, जो लिख रहे हैं जैसे पेन से लिख रहे हैं तो लिखे H2 तो इंक ना बचा, सबसे ज्यादा लिखे तो हाईवे किया है इंक, मतलब अब वो भी लिखिएगा क्या कि हम कलमों से लिख रहे हैं तो इंक भी खत्म हो जाएगा, ये नहीं है, मतलब वो सब हम हमारे ऊपर है। लेकिन साइंस की दृष्टि में वो सब नहीं देखा जाता है, साइंस की दृष्टि में बस यही देखा जाएगा कि रासायनिक समीकरण क्या हुआ, समझ गए, रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है, समझ गए। अब देखिए कि इसको मिटा सकते हैं, मिटा दें, चलिए मिटाते हैं इसको। देखिए अब बढ़ते हैं हम अपना अगला टॉपिक की ओर। जो अगला टॉपिक होता है कि हम रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार लिखते हैं। ध्यान से देखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया को लिखने की विधि, लिखने की विधि जो है हमारा अगला टॉपिक है कि रासायनिक अभिक्रिया को लिखने की विधि, यानी रासायनिक अभिक्रिया को हम किस किस प्रकार लिखते हैं। देखिए जो अगर हम बात करें कि रासायनिक अभिक्रिया को लिखने की विधि की तो इसके बहुत सारा विधि है, निम्नलिखित विधि है, ठीक है, कि रासायनिक अभिक्रिया को लिखने की क्या है, निम्नलिखित विधि है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसके निम्नलिखित विधि है, इसके लिखने की निम्नलिखित विधि। अगर बात करें पहला तो देखिए हमने आपको बताया कि रासायनिक जो अभिक्रिया होती है उसमें दो पदार्थ रहता है, एक रहता है अभिकारक और एक होता है प्रतिकारक। देखिए रासायनिक अभिक्रिया हम लिखे थे यहाँ पर, एक आपको समझ लिखते हैं रासायनिक अभिक्रिया, उसी को देखती है H2 प्लस O2 अभिक्रिया करके बना दिया H2, ठीक है। अब देखिए हमने आपको बताया कि जो अभिकारक होता है उत्तीर के किस साइड लिखता है, बाएं। देखिए इसको बोलते हैं दायां,
ठीक है, और इसको बोलते हैं बायां। तो हम बोल सकते हैं कि जो अभिकारक रहता है रासायनिक अभिक्रिया में वह तीर के किस ओर लिखते हैं? पहला हो गया कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को हम किस ओर लिखते हैं? तीर के बायां। अगर प्रतिफल की बात करेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया के किस ओर? यानी जो तीर होता है उसके किस ओर लिखते हैं? दाएं। तो पहला गुण लिख लीजिए कि पहला क्या होता है कि प्रतिफल अभिकारक जो होता है, अभिकारक तीर के किस ओर लिखते हैं? बाईं ओर लिखते हैं। ठीक है। सेकंड की बात करें तो हमने बताया कि जो प्रतिफल होता है वह तीर के किस ओर लिखते हैं? दाईं ओर। तो प्रतिफल तीर के दाईं ओर क्या करते हैं? लिखते हैं। डाउट है? अब देखिए, जो अभिकारक होता है उसको तीर के बाईं ओर लिखते हैं और जो प्रतिफल होता है उसको तीर के दाईं ओर। ये जो तीरवा आप देख रहे हैं ना, तीरवा ये क्या करता है? रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया किधर से किधर हो रही है उसी की क्या बताता है? दिशा को बताता है। ये देखिएगा, सड़क पर हम लोग जाते हैं तो जहां पर सड़क रहता है, जिधर घुमाव रहता है वहां पर इसे तीर के निशान दे दिए जाते हैं। क्यों? हम अगर गाड़ी स्पीड में रखे हुए हैं, अगर हम उसे ही जाते रहेंगे तो हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, हमारे जीवन की खतरा हो सकता है। इसलिए क्या सड़क पर देखिएगा आपको तीर के निशान दिया जा रहा है कि लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है कि सोच जाना है, ऐसे दिया रहता है। तो तीर क्या करता है? आपको दिशा बताता है कि आपको किस मार्ग में जाना है। इसी में भी जो तीर रहता है क्या बताता है? अभिक्रिया की दिशा बताता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो तीसरा है कि जो तीर होता है, तीर रासायनिक अभिक्रिया की दिशा को डाउट है किसी को भी? नहीं। ध्यान में रखिए, कोई भी रासायनिक समीकरण होना चाहिए, जो अभिकारक होता है उसको तीर के बाएं ओर लिखते हैं और जो प्रतिफल होता है उसको दाएं ओर लिखते हैं। और जो तीरवा रहता है वो क्या करता है? अभिक्रिया की दिशा को बताता है कि अभिक्रिया किस दिशा से किस दिशा की ओर हो रही है। तो रासायनिक अभिक्रिया को लिखने की हम विधि जान गए कि रासायनिक अभिक्रिया को हम किस प्रकार लिखते हैं। कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसमें अभिकारक को तीर के किस ओर लिखते हैं? बाईं। देखिए ना, कोई बेहुदा रहता है जिसको बोलते हैं लोल बकलोल, वो क्या कहता है कभी कभी कि तीरवा को बाईं ओर लिखते हैं, किसको? प्रतिफल को। यानी तीरवा के बाईं ओर यह है तो इसको लिखते हैं इधर प्रतिफल को, और तीरवा को दाईं ओर लिखते हैं अभिकारक को। क्या सही है? नहीं। तो देखना, हमने मतलब बताया कि जो किताब रहता है थोड़ा सा हमको जो उगाता है, क्वेश्चन देगा कि निम्न में से कौन अभिकारक है कौन प्रतिफल है, बताइए। और तीरवा क्या होता है? किसका दिशा बताता है? तो तीर जो होता है हमेशा अभिक्रिया की दिशा को बताता है कि अभिक्रिया किस दिशा से किस दिशा की ओर हो रही है। और प्रतिफल जो होता है तीर के दाएं लिखते हैं और अभिकारक जो होता है तीर के बाएं लिखते हैं। एनी डाउट किसी को भी? नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।